औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 41 सेकेंड ईयर मॉडर्न फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। तो अगर आप किसी मेटल सरफेस पे लाइट को इंसिडेंट करवा लें, सो लाइट मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट है आपके पास, ये मटेरियल है, मटेरियल के सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाता है। जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो करंट प्रोड्यूस करते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। दिस इज अ सरफेस इफेक्ट। सरफेस इफेक्ट का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से इजेक्ट करवाया जाता है। ठीक है, यहां पर आपके पास जो है ये मटेरियल सरफेस, अगर मैं यहां पर अल्ट्रावायलेट लिख लूं, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, यूवी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस विल इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएगा। और यहां पर मैंने अल्ट्रावायलेट क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि मोस्टली मेटल्स आपके पास जो है वो अल्ट्रावायलेट के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है। मोस्टली मेटल्स, ऑल मेटल्स नहीं। सीसियम अगर आप देखिए वो भी मेटल है, लेकिन वो इंफ्रारेड के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिए। अच्छा, तो ये सरफेस इफेक्ट है। अब ये तो मैंने आप एक आम सा डायग्राम बना लिया है। मेन डायग्राम आपके पास ये है, ये बैटरी है, ये गैल्वानोमीटर। ठीक है, आप देखिए तो ये प्लेट ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, सो दिस इज कैथोड। ठीक है, और कैथोड आपके पास जो है ये इजेक्टर का काम करता है। लाइट कैथोड पे इंसिडेंट करवाया जाता है। ये जो आप ब्लू सर्कल देख रहे हैं ये फोटोसेल कहलाता है। दिस इज फोटोसेल। और ये आपके पास देखें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो ये आपके पास एनोड, और एनोड को हम कहते हैं एक्सेप्टर। एनोड को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टर हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है ऑन अ कैथोड या इजेक्टर। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, और ये कैथोड है, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, एनोड अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच जाते हैं। तो जब एनोड तक पहुंच जाते तो यहां पर गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, यहां पर आपके पास जो गैल्वानोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये याद रखिए। तो ये आपके पास सर्किट है। जब आप फोटो सेल को नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है कैथोड पे। जब आप फोटो सेल को नॉर्मली जो है ऑपरेट कर रहे हैं तो लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है कैथोड पे। कैथोड इजेक्टर होता है और एनोड आपके पास एक्सेप्टर होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो ये आपके पास डिफिनीशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, आप जनरल डिफिनीशन इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर लाइट किसी मटेरियल सरफेस पे इंसिडेंट हो तो लाइट इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये फिनोमेना बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अब इसमें सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। नंबर फर्स्ट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है इसको हम F0 से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is the minimum frequency which eject electron from the metal surface, ये आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिंबल F0 है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी लाइट का जो अगर हम किसी मटेरियल सरफेस पे इंसिडेंट करवा लें और वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा लें तो उस फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, यहां पर इसमें से हम अगर F इस्तेमाल करेंगे ये लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, और इफ नॉट आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो आपके पास होगा नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी
और ये आपके पास है, बल्कि चले ग्राफ में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को नहीं पढ़ चुके हैं। तो लाइट का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो या इसके बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास होगा, इट विल अकर। ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा सेकंड आपके पास जो है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बी कहते हैं, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बी कहते हैं, इसको हम कट ऑफ एनर्जी बी कहते हैं, ये तीनों इसके नाम है। ठीक है, और इसका मतलब आपके पास होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मटेरियल सरफेस। तो वो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी या कट ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है, इसका जो सिंबल है फाई नॉट, डब्ल्यू नॉट या ई नॉट एटसेट्रा, मुख्तलिफ सिंबल से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फार्मूला आपके पास है, द फार्मूला मैं ई नॉट से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज एच एफ नॉट। ठीक है, तो आप अगर देखिए वर्क फंक्शन वो एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो एनर्जी भी आपके पास नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात याद रखें। अगर आपके पास कट ऑफ एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर लाइट के पास एनर्जी कम हो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा सकता। ठीक है, अगर आपके पास वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो और लाइट की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, E is less than E naught, E the energy of light, this is less than E naught, तो आपके पास होगा नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर एनर्जी E naught से ज्यादा हो, ठीक है, या कम से कम इसके बराबर हो, तो फोटो इफेक्ट आपके पास जो होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास जो होगा, इट विल अकर, ये अकर होगा। और आपको पता है कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे क्यों डिपेंड करता है, हर एक मटेरियल डिफरेंट एटम से बने हुए हैं और डिफरेंट एटम के अपने इलेक्ट्रॉन पे जो बाउंडनेस होते हैं वो डिफरेंट होता है। ठीक है, और बाउंडेड एनर्जी की वजह से आपको कम से कम एनर्जी उतनी रिक्वायर्ड होगा जितने बाउंडेड एनर्जी से सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है। अगर उससे कम एनर्जी हो तो आप इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करवा सकते। ठीक है, तो वर्क फंक्शन आपके पास है या कट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, थर्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट। हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है कि जब लाइट का फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ता है। अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी हम कम करते हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपके पास है वो कम होता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट होता है। तो देखिए, अगर आप रेड डिम लाइट को फॉल कर रहे हैं और ब्राइट रेड लाइट को फॉल करें तो दोनों रेड है, एक डिम रेड है और एक ब्राइट रेड है। ठीक है, तो दोनों अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दोनों का सेम होगा, दोनों लाइट के साथ सेम होगा। हाँ, ब्राइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, डिम का इंटेंसिटी कम होता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर आप लाइट को ब्राइट कर रहे हैं या डिम कर रहे हैं,
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपके पास जो होगा, ठीक है, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी चेंज करने से। हाँ, अगर आप रेड लाइट को ब्लू लाइट से रिप्लेस करें तो ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है रेड लाइट से, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर ब्लू लाइट विल बी मोर देन द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर रेड लाइट। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, और हमारे पास इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज ई वी नॉट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट। वी नॉट आपके पास क्या है? वी नॉट आपके पास है, दिस इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, वी नॉट आपके पास है, दिस इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। और मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर नॉर्मली किया जाता है तो लाइट इंसिडेंट करवाया जाता है कैथोड पे। ठीक है, और एनोड इसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। नॉर्मली अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करें तो इजेक्टर कैथोड होगा और कलेक्टर आपके पास जो है वो एनोड होगा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए देखिए, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल द रिवर्स पोटेंशियल which can stop electron having maximum kinetic energy। ठीक है, या आपके पास रिवर्स पोटेंशियल at which current is zero। ठीक है, रिवर्स पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि नॉर्मली तो ये सर्किट है। ठीक है, जब आप बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर जाते हैं, आप इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, तो अब इजेक्टर एनोड होगा आपके पास। अब ये एनोड होगा, ठीक है, और ये आपके पास एक्सेप्टर जो है ये कैथोड होगा। तो देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये तो एनोड है, ये एनोड इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा। मतलब अब इन एनोड और कैथोड या इजेक्टर और एक्सेप्टर, ठीक है, या कलेक्टर के दरमियान जो पोटेंशियल है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होगा जिस पे करंट जीरो या वो उस इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप करे जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो। एक बात याद रखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या थर्मियोनिक इमिशन हो, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, तमाम इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसकी एनर्जी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब यहां से आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कलेक्टर तक पहुंच रहे वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। जब पोटेंशियल आप 10 वोल्ट रखेंगे, 10 वोल्ट, तो याद रखिए तमाम इलेक्ट्रॉन को ये पोटेंशियल स्टॉप करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो 10 वोल्ट। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आपके पास 10 वोल्ट और ई, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अगर मैं कह दूं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल? तो 5 वोल्ट। ठीक है, ये बात याद रखें। तो ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मैं कह दूं the stopping potential in a photoelectric effect is 3 volt, what will be the maximum kinetic energy of ejected electrons? तो maximum kinetic energy 3 electron volt होगा। If the stopping potential is 5 volt, what will be the maximum kinetic energy of the ejected electron? तो volt 5, तो 5 electron volt will be the maximum kinetic energy of the ejected electrons in photo
इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और यहां से मैं लिख सकता हूं एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन ये है एक्सपेरिमेंटली के स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने देखा है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसका ग्राफ अब ड्रा करूं, ठीक है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये आपके पास वोल्टेज या ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी, तो मैं अगर इसका ग्राफ ड्रा करूं तो इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और यहां पर हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट। ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा रहे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा। अब इस रीजन में देखें, इस रीजन में यहां से लेकर यहां तक फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ नॉट, तो आपके पास नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और अगर इस साइड पे आप ले ले तो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एफ नॉट, तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, और अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रा करें एनर्जी एक्सिस पे, तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी आपके पास होगा वो ई नॉट के बराबर होगा। ठीक है, ये आपके पास वर्क फंक्शन होगा। अगर आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एनर्जी एक्सिस पे, तो इस पॉइंट पे एनर्जी ये कट ऑफ एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप मुख्तलिफ बुक्स में अगर आप एमसीक्यूज देख ले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन होगा, आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया होगा, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको दिया गया होगा, आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में पूछा गया होगा। ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, अब फोर्थ आपके पास जो है दैट इज द इंटेंसिटी इफेक्ट। ये आपके पास इंटेंसिटी इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया कि करंट बढ़ेगा। अगर आप इंटेंसिटी को कम करें, एक्सपेरिमेंटली हमने देखे कि करंट आपके पास है वो कम होगा। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट। अगर आपने रेड डिम लाइट को रेड ब्राइट लाइट से रिप्लेस किया तो डिम का इंटेंसिटी कम होता है, ब्राइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, तो करंट विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखिए कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक है, और करंट आपके पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज होगा, करंट चेंज नहीं होगा। अगर आप इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं तो करंट चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। एक और टर्म है आपके पास सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? व्हेन ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड द कलेक्टर। ठीक है, व्हेन ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स रीच्ड द कलेक्टर, ठीक है, देन द करंट इज नोन एज अ सैचुरेटेड करंट। तमाम इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स अगर कलेक्टर तक पहुंच जाए तो फिर करंट को हम सैचुरेटेड करंट कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। अब अगर इंटेंसिटी इफेक्ट में मैं ग्राफ को ड्रा करूं, ठीक है, तो ग्राफ आपके पास जो है वो इस तरह होगा। ठीक है, ये आपके पास है, मैं यहां पर लिख लेता हूं ये करंट, दिस इज अ करंट। ठीक है, और इस साइड पे मैं लिख लेता हूं ये आपके पास वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपके पास वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं अगर लूं
ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास रेड लाइट, इसके पोटेंशियल को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं V1 लिख लेता हूं, या मैं चले VR लिख लेता हूं, दिस इज VR रेड लाइट के लिए, ठीक है। ये आपके पास VG मैंने लिख लिया, ठीक है, ग्रीन। अब ये दोनों इस पॉइंट पे मिल गए, ठीक है। और इसके बाद अगर आप करंट को देखिए, सो द करंट इज अ सेम, द करंट इज अ सेम, ठीक है। तो आप, मैं इसको लिख सकता हूं FR, इसको मैं लिख लेता हूं FG, FG इज ग्रेटर देन FR, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल VG VR से ज्यादा होगा, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर ग्रीन लाइट विल बी ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फॉर रेड लाइट, ठीक है। अब यहां से देख सकते हैं VG ज्यादा है VR से, इंटेंसिटी आपके पास सेम है, इंटेंसिटी आपके पास क्या है, सेम है। तो अगर इंटेंसिटी आपके पास सेम है, द करंट इज सेम। यहां पर लिख लेता हूं सेम इंटेंसिटी सेम करंट, आप देख सकते करंट इज सेम, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट, ठीक है। ये FG आपके पास FR से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर FG FR से ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल FG वो FR से जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल VG वो VR से ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर मैं एक तीसरा ग्राफ यहां पर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, मैं रेड लाइट को ही ले रहा हूं, ठीक है, मैं रेड लाइट को ही ले रहा हूं, लेकिन करंट आपके पास जो है इट इज डिफरेंट, ये करंट, ये आपके पास पोटेंशियल, ये स्टॉप पोटेंशियल। तो अगर आप पोटेंशियल को देखें सेम है दोनों के लिए, ठीक है, दोनों रेड लाइट है, ये आपके पास इंटेंसिटी I1, ये आपके पास I2, सही है। तो यहां पर आप करंट देख सकते हैं, स्मॉल I1 स्मॉल I2। तो अगर मैं इसके साथ लिख लूं दिस इज ब्राइट, और इसके साथ मैं लिख लूं डिम, ठीक है, तो ब्राइट का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, देखिए इसका करंट ज्यादा है, डिम का इंटेंसिटी कम होता है, तो इसका करंट आपके पास जो होता है वो कम होगा, ठीक है। और यहां पर फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है इट इज कांस्टेंट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन इंटेंसिटी डिफरेंट है तो करंट डिफरेंट है, यहां पर इंटेंसिटी सेम है तो करंट सेम है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है। यहां पर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ठीक है, इंटेंसिटी डिफरेंट है तो करंट आपके पास है वो डिफरेंट है। तो ये आपके पास 3 ग्राफ्स है, ठीक है, और इसका डिस्कशन आपके पास हो गया, सही है। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स है, और ये जो ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ ली है ये भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। और एक लास्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये है कि जो ही लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है, जो ही लाइट को इंसिडेंट कराया जाता है, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इंस्टेंटेनियस इफेक्ट, मतलब कोई टाइम डिले नहीं होता, व्हेनेवर लाइट इंसिडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट। तो याद रखिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपके पास जो है ये इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं ले रहा हूं क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, classical explanation of photoelectric effect, classical explanation of photoelectric effect, ठीक है, या wave nature explanation या explanation of photoelectric effect on the basis of wave nature of light, ठीक है। तो याद रखिए क्लासिकल मैकेनिक्स आज तक फेल टू एक्सप्लेन photoelectric effect, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स और वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स आज तक एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि वेव नेचर ऑफ लाइट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है, ठीक है। किस तरह फेलोअर? सो 3 फेलोअर्स है। नंबर फर्स्ट मैं लिख लूंगा फ्रीक्वेंसी फेलोअर,
फ्रीक्वेंसी फेलोर। फ्रीक्वेंसी फेलोर आपको क्या कहता है? देखिए, वेव नेचर में हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वेव्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वेव्स। अगर हम ये कह दें कि एक वेव एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, ठीक है, अगर एक वेव एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, तो बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीजेस। नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीजेस। और अगर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो होना तो चाहिए कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज हो जाए। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया है कि फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज हो जाता है, करंट चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, अगर मैं लिख लो कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वेव्स, तो फिर करंट आपके पास जो है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। बट एक्सपेरिमेंटली आपके पास जो है करंट जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से इंडिपेंडेंट है। तो ये फर्स्ट फेलोर है। मैं एक दफा फिर आपको बता रहा हूं, क्लासिकल मैकेनिक्स में आप ये कहते हैं कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मींस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वेव्स। अगर एक वेव एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स की फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज करने से नंबर ऑफ वेव्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ वेव्स की इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, और अगर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो करंट इंक्रीज होगा। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया कि फ्रीक्वेंसी की चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज होते, करंट नहीं। तो ये फर्स्ट फेलोर आपके पास है क्लासिकल मैकेनिक्स का। ठीक है, इंटेंसिटी फेलोर। इंटेंसिटी फेलोर आपको क्या बता रहा है? इंटेंसिटी फेलोर आपको ये बता रहा है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के मुताबिक से अगर मैं लिख लो, क्लासिकली इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इंटेंसिटी आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ लाइट। तो इसका मतलब यह है कि अगर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो लाइट का एनर्जी भी बढ़ेगा, और अगर लाइट का एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ लाइट। और चूंकि इंटेंसिटी एनर्जी पे डिपेंडेंट है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को मैं लिख लूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ठीक है, which is not agree with experimental result, not agree with experimental result। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ एग्री नहीं हो रहा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपके पास यह है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। तो ये फेलोर है। इंटेंसिटी जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं करंट को, कि वो इंटेंसिटी के साथ जो है वो करंट चेंज होता है। आई इज फॉर द इंटेंसिटी। ठीक है, ये आई आपके पास क्या है? दिस इज फॉर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी के चेंज करने से आपके पास जो है क्या चेंज होगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज होगा। वेव नेचर आपको ये बता रहा है। ठीक है, लेकिन आप अगर यहां पर देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स आपको बता रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चेंज होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बिल्कुल अपोजिट है। तो ये आपके पास सेकंड फेलोर है। ठीक है, थर्ड फेलोर आपके पास क्या है? थर्ड फेलोर आपके पास है टाइम डिले प्रॉब्लम। ठीक है, टाइम डिले प्रॉब्लम आपको क्या बता रहा है? टाइम डिले प्रॉब्लम आपको यह बता रहा है कि लाइट का जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी इज डीलोकलाइज्ड। लाइट एनर्जी आपके पास जो है डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, लाइट एनर्जी आपके पास डीलोकलाइज्ड है, एंड द वेव कैन नॉट गिव इज होल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, एक बात फिर याद रखें कि वेव की जो एनर्जी आपके पास होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है, स्प्रेडेड होता है, स्प्रेडेड। तो वो वेव इंस्टेंटेनियसली अपना एज अ होल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं दे सकता, इलेक्ट्रॉन को एज अ होल एनर्जी नहीं दे सकता। सम स्मॉल पार्ट ऑफ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देगा, और स्मॉल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए वेव्स जाएंगे और उसके साथ इंटरेक्ट होंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अनलेस इट कैन इजेक्ट। तो क्लासिकल मैकेनिक्स आपको ये कहता है कि द एनर्जी ऑफ लाइट इज अ delocalized and it cannot eject electron instantaneously. When the electron acquire enough energy, then electron can eject. लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा है? एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा है कि whenever light incident, at that instant of time electron ejected. ठीक है, सो यहां पर मैं लिख सकता अगर लाइट एनर्जी delocalized है, can't eject electron instantaneously, या इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली इजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करे इनफ तो फिर आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। बट एक्सपेरिमेंटली वी ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, इट मींस ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ एग्री नहीं हो रहा, तो ये आपके पास थर्ड फेलोर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो वेव नेचर हमें जो बता रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बिल्कुल अपोजिट है। तो इसलिए हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या वेव नेचर ऑफ लाइट कंप्लीटली फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फिर 1905 में आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आइंस्टाइन यूज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया। ठीक है, उसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और पार्टिकल नेचर कहां से उसने लिया? प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आइंस्टाइन यूज प्लैंक्स रेडिएशन लॉ टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आइंस्टाइन ने क्या कहा? मुख्तलिफ बातें उसने की। उसने एक बात तो ये की, उसने क्वांटा को नाम दिया फोटॉन। ठीक है, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आइंस्टाइन यूज पार्टिकल नेचर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसने क्या काम किया? उसने पार्टिकल नेचर या प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को इस्तेमाल किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। उसने क्वांटा को नाम दिया फोटॉन। ठीक है, उसने ये कहा कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज लोकलाइज्ड नॉट डीलोकलाइज्ड। ठीक है, वेव की एनर्जी डीलोकलाइज्ड होती है, फोटॉन की एनर्जी लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, और अगर एनर्जी ऑफ फोटॉन इनफ हो तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? इजेक्ट कर सकता है। याद रखे, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो। ठीक है, द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज जीरो बट रिलेटिविस्टिक मास इज नॉन जीरो। याद रखिए, फोटॉन का रेस्ट मास जीरो होता है। अगर फोटॉन रेस्ट में हो तो उसका मास जीरो होगा, लेकिन रिलेटिविस्टिक मास जो है दिस इज इक्वल टू hf डिवाइड बाई c स्क्वायर। hf एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ फोटॉन। द रेशियो ऑफ एनर्जी टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज रिलेटिविस्टिक मास। तो रिलेटिविस्टिक मास जीरो नहीं होता। ठीक है, ये बात याद रखिए। और उस आइंस्टाइन ने क्या कहा कि सिंगल फोटॉन जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। एक फोटॉन अपने एनर्जी को एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर नहीं कर सकता। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है और एक फोटॉन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ एनर्जी शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मींस इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि इंटेंसिटी हम लाइट का इंक्रीज करें तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीजेस, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स।
current is directly proportional to the number of photons या current is directly proportional to the intensity. अगर आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा रहे हैं, और अगर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है तो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीजेस, करंट विल इंक्रीजेस. और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी यही है कि इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होता है. ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है हमारे पास. ठीक है, इट मींस दिस एग्री विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ एग्री हो रहा है. ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट आपके पास जो है इंक्रीज होगा. ठीक है, एक बात ये भी याद रखिए कि फोटॉन आपके पास जो है, फोटॉन डिलीवर इज अ होल एनर्जी टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन. फोटॉन अपना इज अ होल एनर्जी डिलीवर करते हैं इलेक्ट्रॉन को और इजेक्ट करवाता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन अपना पार्ट ऑफ एनर्जी नहीं दे सकता, पार्शियली एनर्जी या पार्टली एनर्जी नहीं दे सकता इलेक्ट्रॉन को. इज अ होल एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को और उसको इजेक्ट करवाएगा. ठीक है, ये याद रखिए. अच्छा, अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला है, तो देखिए आइंस्टाइन ने क्या कहा कि अगर लाइट का एनर्जी हो तो ये यूज हो जाएगा फॉर इजेक्शन, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में चला जाएगा. दिस इज द लाइट एनर्जी, दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास E माइनस E नॉट, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी HF माइनस HF नॉट. ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम HF माइनस F नॉट, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम H डेल्टा F. इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं. ठीक है, और यहां से क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, F नॉट तो कांस्टेंट है. तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ लाइट. अगर आप लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपके पास क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, और ये याद रखिए दिस ऑल्सो एग्री विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट. ये भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ एग्री हो रहा है. ठीक है, तो आइंस्टाइन ने इंटेंसिटी प्रॉब्लम को भी खत्म किया ये, और फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम को भी खत्म किया. ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहे थे वो आइंस्टाइन का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी आपको वही दे रहा था. और याद रखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको पता है EV नॉट के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं EV नॉट इज इक्वल टू HF माइनस F नॉट, या H इज इक्वल टू EV नॉट डिवाइड बाय F माइनस F नॉट. तो ये मैंने क्यों किया, याद रखिए आइंस्टाइन ने एक्सपेरिमेंटली प्लैंक्स कांस्टेंट के वैल्यू को वेरीफाई किया. ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या किया, इस इक्वेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल, लाइट का फ्रीक्वेंसी उसने क्या इस्तेमाल किया, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो आइंस्टाइन कंफर्म एक्सपेरिमेंटली द प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू. और याद रखिए जब उसने ये ग्राफ जो हम पहले कर चुके हैं काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल, तो इस ग्राफ से उसने एक्सपेरिमेंटली इसको कंफर्म किया. ठीक है, स्लोप यहां पर उसने स्लोप लिया. ठीक है, और स्लोप आपके पास इस चीज के बराबर है, H इज इक्वल टू EV नॉट F माइनस F नॉट. आपके बुक में नहीं, लेकिन एहतियात थोड़ा सा मैंने आपको करवा लिया है. ठीक है, वरना आपके बुक में ये चीज नहीं है. हाँ, MCQ में आ सकता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डैश. तो आइंस्टाइन ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था. और याद रखे टाइम डिले प्रॉब्लम को भी आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया और उसको करेक्ट किया. आइंस्टाइन ने यह कहा कि फोटॉन की एनर्जी अगर इतना काफी हो कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके, तो जो ही फोटॉन मटेरियल सरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, कोई टाइम डिले नहीं होगा. तो पार्टिकल नेचर के बेस पे उसने तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया. ठीक है, और पार्टिकल नेचर कंफर्म एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, और याद रखे इसी पे आइंस्टाइन ने फिर नोबेल प्राइज भी लिया और प्लैंक्स रेडिएशन जो थ्योरी था वो ला बन गया.
ठीक है, और पार्टिकल नेचर का कंसेप्ट आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट डिस्कशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक है, यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं, E इज इक्वल टू NHF। एक बात याद रखिए, इफ डिफरेंट बीम्स ऑफ लाइट हैज सेम एनर्जी मीन्स एनर्जी आपके पास कांस्टेंट हो, तो फिर याद रखिए NHF वो आपके पास कांस्टेंट होगा। और अगर आप यहां पर देखिए H तो कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि आपके पास NF जो होगा वो आपके पास कांस्टेंट होगा। N इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। यहां पर N किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये नंबर ऑफ फोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, H प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट है, N सिर्फ रह गया है। यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ द बीम। ये हम बीम के लिए कह रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अगर एक रेड लाइट का बीम है और एक ब्लू लाइट का बीम है, अगर उनके एनर्जी सेम हो तो फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स का रेशो क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन का रेशो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ब्लू। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ अ ब्लू डिवाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ अ रेड। ठीक है, तो अगर रेड और ब्लू बीम का एनर्जी सेम है, सो द नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ रेड लाइट विल बी मोर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेड का कम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बीम is inversely proportional to the number of photon if different beams has same energy। अगर different beams के एनर्जी आपके पास सेम हो, यह आपके बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं रेड लाइट और ब्लू लाइट बीम को इंसिडेंट करवा रहा हूं ऑफ सेम एनर्जी, ठीक है, और दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं, तो फिर करंट कौन सा लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा? तो याद रखिए रेड लाइट ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगी क्योंकि उसके नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा? किस लाइट के लिए ज्यादा होगा? ब्लू लाइट के लिए ज्यादा होगा। करंट रेड लाइट के लिए ज्यादा होगा और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ब्लू लाइट के लिए ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए, आपके बुक में शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस करें कॉम्पटन इफेक्ट। ये भी आपके पास इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर है। ठीक है, अगर आप लोग एक टारगेट मटेरियल ले रहे हैं, दिस इज अ मटेरियल, ठीक है, और आप रेडिएशंस इस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं, एक्सरेज, ठीक है, रेडिएशंस इस पे इंसिडेंट करवा रहे हैं, इसका वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी एफ, एनर्जी ई, मोमेंटम पी। तो ये बीम आपके पास जो है इट विल बी स्केटर्ड, ये बीम आपके पास स्केटर्ड हो जाएगा। दिस इज द स्केटर्ड बीम, ये आपके पास स्केटर्ड बीम है। इसका वेवलेंथ लैम्डा प्राइम, ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी एफ प्राइम, इसका एनर्जी ई प्राइम, इसका मोमेंटम पी प्राइम। ये आपके पास इंसिडेंट डायरेक्शन है। दिस इज द इंसिडेंट डायरेक्शन, ठीक है, और ये आपके पास एंगल है, इसको हम स्केटर्ड एंगल कहते हैं। दिस इज द स्केटर्ड एंगल, ठीक है, और यहां पर आपके पास ये वेवलेंथ, ये स्केटर्ड बीम का वेवलेंथ लैम्डा प्राइम आपके पास जो है इट इज ग्रेटर देन लैम्डा, एफ प्राइम लेस देन एफ, ए प्राइम लेस देन ए, मोमेंटम पी प्राइम लेस देन पी। याद रखिए कॉम्पटन इफेक्ट कंफर्म मोमेंटम नेचर ऑफ लाइट, इसने मोमेंटम नेचर ऑफ लाइट को कंफर्म किया। आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कंफर्म किया टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कॉम्पटन ने मोमेंटम नेचर ऑफ लाइट को कंफर्म किया। mc² इज इक्वल टू hf, mc इज इक्वल टू hf डिवाइड बाई c। तो मोमेंटम आपके पास जो है mc, ठीक है, ये मोमेंटम, ये hf डिवाइड बाई c, ठीक है, या ये आपके पास एनर्जी डिवाइड बाय c होगा। द रेशियो ऑफ एनर्जी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन, ठीक है, ये
नेचर ऑफ लाइट या फोटॉन, ठीक है, दिस इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन और लाइट. द रेशियो ऑफ एनर्जी टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन, एंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ अ फोटॉन टू द स्क्वायर ऑफ लाइट, द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो आपको रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ फोटॉन देता है. ठीक है, तो देखिए कॉम्पटन ने क्या देखा कि उसने जब मटेरियल टारगेट पे लाइट को इंसिडेंट कराया, लाइट स्केटेड हुआ, तो स्केटेड बीम का वेवलेंथ लॉन्गर था, फ्रीक्वेंसी कम था, एनर्जी कम था, मोमेंटम कम था. तो उसने बेसिकली वेवलेंथ के बेस पे वेवलेंथ शिफ्ट को उसने एक्सप्लेन किया, और वो इफेक्ट वेवलेंथ चेंज जो प्रोड्यूस होते स्केटर्ड बीम और इंसिडेंट बीम के दरमियान, इस इफेक्ट को हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं. याद रखिए कॉम्पटन इफेक्ट में भी लाइट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी लाइट जो है वो मटेरियल के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है. ठीक है, मैं फिर रिपीट कह रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट मटेरियल के एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है. ठीक है, और कॉम्पटन इफेक्ट में भी फोटॉन या लाइट जो है वो एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन करता है. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, और कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिकॉइल होता है. इसको हम रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं. इसमें रिकॉइल होते हैं, उसमें इजेक्ट होता है. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात जहन में बिठा दे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन एज अ होल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, और कॉम्पटन इफेक्ट में फोटॉन या लाइट जो है वो पार्ट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, पार्ट ऑफ एनर्जी या पार्शियली एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन एज अ होल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है, और कॉम्पटन इफेक्ट में फोटॉन सम पार्ट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देता है. तो फोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो उसका वेवलेंथ वेवलेंथ इंक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि फोटॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहे, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहे. ठीक है, तो अगर कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहे तो फिर फोटॉन का जो एनर्जी होगा स्केटेड बीम का वो इंसिडेंट बीम से कम होगा. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए. तो ये इसमें जनरल आइडिया है कॉम्पटन इफेक्ट में. कॉम्पटन इफेक्ट इज ऑल्सो द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑल्सो द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन विच इज ऑल्सो द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. ठीक है, तो यहां पर कॉम्पटन ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल किया, और लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया. कलिजन को इलास्टिक कलिजन कंसीडर किया गया, कलिजन को इलास्टिक कलिजन कंसीडर किया गया. और जब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल किया गया और पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन को इस्तेमाल किया गया, ठीक है, तो उसने एक इक्वेशन डिराइव किया, फ्रीक्वेंसी 1 डिवाइड बाय एफ प्राइम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एफ प्लस एच डिवाइड बाय एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा. ये फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन. एंड वेवलेंथ के लिए इक्वेशन जब उसने डिराइव किया तो लिम्डा प्राइम इज इक्वल टू लिम्डा प्लस एच डिवाइड बाय एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा. इसको अगर आप यहां पर शिफ्ट करें तो डेल्टा लिम्डा, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, उस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर नहीं है. ठीक है, एच डिवाइड बाय एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा. ये आपके पास कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट, ठीक है, या वेवलेंथ शिफ्ट सिर्फ इसको कहा जाता है. ठीक है, सो ये आपके पास कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट, और इस h डिवाइड बाय एम नॉट सी को, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ भी कंसीडर किया गया. लेम्डा सी को क्या कंसीडर किया गया? लेम्डा सी को यहां पर लेम्डा सी आपके पास जो है, जो कि h डिवाइड बाय एम नॉट सी के बराबर है, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ कंसीडर किया गया. ठीक है, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ कंसीडर किया गया. और याद रखिए h डिवाइड बाय एम नॉट सी का जो डायमेंशन है वो आपको लेंथ का डायमेंशन देगा. h डिवाइड बाय एम नॉट सी का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन है, और इसको कॉम्पटन वेवलेंथ का या h डिवाइड बाय एम नॉट सी, इसको लेम्डा सी. तो आप अगर इस इक्वेशन में देखें तो वेवलेंथ शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ स्केटर्ड एंगल पे डिपेंड करता है. दिस ओनली
डिपेंड्स अपॉन स्केटर्ड एंगल या स्केटरिंग एंगल। आप यहां पर देख सकते हैं ये स्केटरिंग एंगल है, ठीक है। तो वेवलेंथ शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ स्केटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन यहां पर मैं लिख रहा हूं, डेल्टा लिम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसमें जरूरी पॉइंट्स आपके पास है। फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो cos 0 आपके पास किस चीज के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और अगर cos 0 1 है तो 1 माइनस 1 0, तो वेवलेंथ शिफ्ट आपके पास क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। लिम्डा प्राइम आपके पास होगा, वो लिम्डा के बराबर होगा, ठीक है। याद रखे, अगर थीटा 0 हो, ठीक है, स्केटरिंग एंगल 0 हो, तो इसका मतलब है नो वेवलेंथ शिफ्ट, वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं किया। इसका मतलब यह है कि फोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ही नहीं दिया, ठीक है। सेकंड आपके पास जो है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 तो cos 90 इज इक्वल टू 0। देखिए cos 90 ये 0, तो ये तो रह जाएगा। इसका मतलब आपके पास ये होगा कि डेल्टा लिम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाय एम नॉट सी, या लिम्डा प्राइम लिम्डा प्लस एच डिवाइड बाय एम नॉट सी। तो इसका मतलब यह है कि अगर स्केटर्ड एंगल परपेंडिकुलर जाए लाइक दिस, और ये इंसिडेंट डायरेक्शन ये 90, ये स्केटर्ड बीम है आपके पास, ठीक है, तो फिर एच डिवाइड बाय एम नॉट सी आपके पास वेवलेंथ में शिफ्ट आएगा। और अगर आप इसका वैल्यू देखिए, बुक में मौजूद है 0.0024 एंगस्ट्रॉम है कि क्या है, थोड़ा सा बुक से कंफर्म करें, ठीक है। तो वेवलेंथ आपके पास जो है लॉन्गर होगा इंसिडेंट बीम के वेवलेंथ से इतना अमाउंट, एच डिवाइड बाय एम नॉट सी अमाउंट ज्यादा वेवलेंथ होगा, ठीक है। थर्ड आपके पास जो है, थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस अगर ये आपके पास इंसिडेंट, ये इंसिडेंट, ठीक है, और ये आपके पास स्केटर्ड, ये आपके पास स्केटर्ड, तो थीटा 180 है। अगर आप cos 180 को देखें, ठीक है, cos 180 वो -1 के बराबर होता है, तो -1 +1 बन जाएगा, तो 1 + 1 2, आपके पास आ जाएगा डेल्टा लिम्डा विल बी इक्वल टू 2h डिवाइड बाय एम नॉट सी, ठीक है। या लिम्डा प्राइम आपके पास होगा लिम्डा प्लस 2h डिवाइड बाय एम नॉट सी, और यहां से हम लिख सकते हैं कि लिम्डा प्राइम विल बी ग्रेटर देन लिम्डा। कितना अमाउंट ग्रेटर होगा? 2h डिवाइड बाय एम नॉट सी अमाउंट ग्रेटर होगा, ठीक है। और इस केस में याद रखें मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज आएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ चेंज या शिफ्ट, मैक्सिमम एनर्जी फोटॉन इलेक्ट्रॉन को देगा। मैं अगर एनर्जी को लूं तो ई प्राइम आपके पास ई डिवाइड बाय 2। याद रखें, अगर स्केटर्ड एंगल 180 डिग्री पे हो, अगर स्केटर्ड एंगल 1 डिग्री पे हो, 180 डिग्री पे हो, 180 डिग्री पे, तो याद रखें हाफ ऑफ एनर्जी आपके पास जो है, हाफ ऑफ एनर्जी जो है वो फोटॉन डिलीवर करेगा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ में शिफ्ट आएगा, मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगा, और कितने मैक्सिमम एनर्जी? हाफ ऑफ एनर्जी, हाफ ऑफ एनर्जी शिफ्ट होगा टू इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास ई प्राइम विच इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 2। तो इसमें आपके पास ये जरूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है। और मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि वेवलेंथ आपके पास जो शिफ्ट होगा वो 2 टाइम्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ होगा, 2 टाइम्स या 2h डिवाइड बाय एम नॉट सी आपके पास होगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन भी इंट्रैक्शन है लाइट का मैटर के साथ, ठीक है। पेयर प्रोडक्शन, दिस इज ऑल्सो द इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। 3 किस्म के इंट्रैक्शन है लाइट का मैटर के साथ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है?
अगर ये आपके पास हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन हो, गैमा रेज, ठीक है, और आप एक टारगेट मटेरियल रख ले, आप एक टारगेट मटेरियल रख ले, सो द गैमा रे आपके पास जो है इट विल बी स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में कन्वर्ट होगा। गैमा रे आपके पास जो है इस पेयर प्रोडक्शन में इंटरेक्ट विद न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जो है उसमें लाइट इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है और पेयर प्रोडक्शन में न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी m0c² और पॉजिट्रॉन का जो रेस्ट मास एनर्जी है m0c²। ये भी आपके पास 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब गैमा रेज को आप मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो गैमा रे स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। इसका मतलब एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मटेरियल पार्टिकल्स। इसको हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसको हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मटेरियल पार्टिकल, जो कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर है, ये न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाए जिसका रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 0.5 मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को अगर आप एनर्जी में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो वो आपको 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा। ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को देखें 2m0c², ये आपके पास 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा। ठीक है, सो याद रखें, दिस इज द मिनिमम एनर्जी विद फोटॉन, दिस इज द मिनिमम एनर्जी विद फोटॉन फॉर पेयर प्रोडक्शन, फॉर पेयर प्रोडक्शन। ये आपके पास मिनिमम एनर्जी है। और ये बात याद रखें, अगर लाइट का एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, नो पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम से कम एनर्जी 1.02 अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन रहा है। अगर एनर्जी ज्यादा हो या कम से कम बराबर हो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो फिर आपके पास जो होगा पेयर प्रोडक्शन अकर, पेयर प्रोडक्शन अकर होगा। ठीक है, इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन 2m0c², जो कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, जो कि 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर इससे ज्यादा हो तो फिर ई फोटो क्या कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन भी होगा एंड एक्स्ट्रा एनर्जी वो आपके पास पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा। याद रखिए, पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक फोटॉन से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बन जाता है तो इसका मतलब है कि फोटॉन इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इसका मतलब है कि फोटॉन इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये पेयर प्रोडक्शन जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। ठीक है, पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद रखें, पॉजिट्रॉन पहले थ्योरेटिकल था, फिर एक्सपेरिमेंटली डेराक, DIRAC, डेराक ने एक्सपेरिमेंटली पॉजिट्रॉन को कंफर्म किया था। और यहीं से हमारे पास एंटी मैटर का कंसेप्ट भी आया कि हर एक पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रॉन। ये तीनों मिलकर एंटी एटम, एंटी एटम्स मिलकर एंटी मैटर्स बनाते हैं। ठीक है, तो एंटी मैटर का कंसेप्ट भी यहीं से हमारे पास आ गया। अब देखिए, हमने 3 इफेक्ट्स को पढ़ लिया, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन। तीनों में हम लाइट को टारगेट करवाते हैं, टारगेट मटेरियल पे इंसिडेंट करवाते हैं। इसमें एक एमसीक्यू भी है कि अगर न्यूक्लियस ना हो या वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होगा। और न्यूक्लियस क्यों जरूरी होता है?
फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर न्यूक्लियस ना हो, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, और अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा तो ये प्रोसेस कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक बात याद रखिए, इफ एनर्जी इज लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर लाइट का एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो मोस्ट प्रोबेबली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर। ठीक है, अगर एनर्जी आपके पास जो है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो मोस्ट प्रोबेबली कॉम्पटन इफेक्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली कॉम्पटन इफेक्ट होगा। और अगर एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो या इसके बराबर हो तो पेयर प्रोडक्शन आपके पास मोस्ट प्रोबेबली होगा। अब अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखें तो अल्ट्रावायलेट लाइट लिया गया है, कॉम्पटन इफेक्ट में एक्स रेज, पेयर प्रोडक्शन में गामा रेज। तो सबसे एनर्जेटिक रेडिएशंस किस इफेक्ट के लिए जरूरी होगा? पेयर प्रोडक्शन के लिए एनर्जेटिक जो है वो रेडिएशन की जरूरत होगी। आपको लाइट की एनर्जी दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली कौन सा इफेक्ट होगा अगर हम इस लाइट को मटेरियल पे इंसिडेंट करवा लें। ठीक है, तो लो एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लेकिन 1.02 से कम कॉम्पटन इफेक्ट, फिर 1.02 के बराबर या इससे ज्यादा, वो पेयर प्रोडक्शन के लिए जरूरी होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास है इनहेलेशन ऑफ मैटर। इसके बाद आपके पास जो है इनहेलेशन ऑफ मैटर, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मैटर इनटू एनर्जी। अगर आप इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को मिला लें तो वो दो फोटॉन्स बनाएंगे, एक गैमा रे और ये दो गैमा रे। ठीक है, इसका एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका एनर्जी कम से कम 0.51 मेगा। अगर आप जस्ट इसको मिला ले तो फिर तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। ठीक है, और ये दो गैमा रेज ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इनहेलेशन ऑफ मैटर में दो फोटॉन जो है वो क्यों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम, सॉरी, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो मोमेंटम ना जाए तो मोमेंटम विल बी नॉट कंजर्व। सो आपके पास इनहेलेशन ऑफ मैटर में द टू फोटॉन्स विल ऑलवेज मूव इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट है, इसमें मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आप एनर्जाइजेशन ऑफ मटेरियल भी इसको कह सकते हैं, इसको हम इनहेलेशन ऑफ मैटर कहते हैं। तो याद रखिए, आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन, दे आर द स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल नेचर। वेव नेचर तीनों को एक्सप्लेन करने में जो है वो नाकाम हो गया है। ठीक है, मैंने कॉम्पटन इफेक्ट में आपको नहीं बताया कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ कि नहीं हुआ। याद रखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, ना कॉम्पटन इफेक्ट को, ना पेयर प्रोडक्शन को। वेव नेचर या क्लासिकल मैकेनिक्स। कॉम्पटन इफेक्ट क्यों जो है वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता? क्योंकि वेव नेचर में हमने ये पढ़ा है कि अगर वेव आ रहा है और उसके रास्ते में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह उसको ऑसिलेट करेगा, और अगर वो ऑसिलेट करेगा तो फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा। तो लाइट का जो फ्रीक्वेंसी था, इलेक्ट्रॉन को उसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और हमने मैक्सवेल इक्वेशन में पढ़ा है कि कोई भी चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी वाला लाइट वो हमें देता है। तो जो फ्रीक्वेंसी लाइट का होगा वो इलेक्ट्रॉन को रेजोनेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी से, वो हमें लाइट देगा उसी फ्रीक्वेंसी वाला। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, ना वेव नेचर इसको एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, और इस तरह पेयर प्रोडक्शन जो है वो भी पार्टिकल नेचर, फोटॉन स्प्लिट हो सकते दो पार्टिकल्स में। वेव अगर आपके पास है तो पार्टिकल्स में स्प्लिट नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, तो इस सारे देखिए आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, दे आर द स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द वेव नेचर। और आपने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, दे आर द स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ द पार्टिकल नेचर। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या कहते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर, इसका पार्टिकल नेचर भी है और इसका वेव नेचर भी है। ठीक है, तो लाइट हैज डुअल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स में हम ये कहते हैं।
याद रखे, जिस लाइट का वेवलेंथ शॉर्टर होता है, शॉर्टर, ठीक है, तो उसका जो पार्टिकल नेचर होता है वो डोमिनेंट होते हैं वेव नेचर से, और लॉन्गर वेवलेंथ वाले जो है उसका वेव नेचर डोमिनेंट होते हैं पार्टिकल नेचर से। अगर आप माइक्रोवेव्स को देखें, रेडियो वेव्स का देखें, तो उसका वेव नेचर डोमिनेंट है। बाकी इंफ्रारेड, एक्सरेज, गैमा रेज वगैरह इसके पार्टिकल नेचर, विजिबल लाइट पार्टिकल नेचर इसका डोमिनेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट हैज डुअल नेचर। जब डी ब्रॉगली आया और डी ब्रॉगली ने यह देखा कि लाइट का डुअल नेचर है, मतलब एक वेव के साथ अगर पार्टिकल नेचर एसोसिएट है, तो डी ब्रॉगली ने यह कहा कि पार्टिकल के साथ भी वेव नेचर एसोसिएट होगा। अगर वेव के साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएट है तो पार्टिकल के साथ भी वेव नेचर एसोसिएट होगा, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। उसने क्या कहा कि कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, तो इसके साथ वेव एसोसिएट होगा, और इस वेव को उसने क्या नाम दिया? मैटर और डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। और लाइट से उसने हेल्प लिया डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव के वेवलेंथ को मालूम करने के लिए। कोई पार्टिकल अगर वेव के साथ पार्टिकल नेचर एसोसिएट है तो पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी एसोसिएट होगा। ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था, और हेल्प उसने लाइट से लिया, ठीक है। और उसने बाकायदा फार्मूला दिया, ठीक है, h/mv या mv आपके पास मोमेंटम, ठीक है, और लेमडा मोमेंटम आपको पता है किस चीज के बराबर है? 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट, ठीक है। तो लेमडा आपके पास जो है h/अंडर द रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है Q कैपिटल V पोटेंशियल, Q मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, V आपके पास जो है दिस इज अ पोटेंशियल। तो वेवलेंथ आपके पास जो होगा दिस इज इक्वल टू h/अंडर द रूट ऑफ 2mqv। ये भी आपके पास डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव के वेवलेंथ का इक्वेशन है। यहां से आप देख सकते हैं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। यहां से मैं लिख सकता हूं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ चार्ज, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ अ पोटेंशियल। मोमेंटम और मास और वेलोसिटी के साथ भी आप ले सकते हैं। अगर आप मुख्तलिफ बुक्स में देखें तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कि अगर आपके पास प्रोटॉन है और अल्फा है, उसको प्रोटॉन और अल्फा, ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा, और उसको सेम वोल्टेज से मैं एक्सेलरेट करूं, वोल्टेज सेम है, तो किसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा? तो मास और चार्ज जिसका ज्यादा होगा। अल्फा और प्रोटॉन सेम पोटेंशियल से अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, सेम पोटेंशियल से अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो अल्फा के साथ जो वेवलेंथ होगा वो शॉर्टर होगा बिकॉज ऑफ mq, ठीक है, बिकॉज ऑफ mq। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ mq इफ द पोटेंशियल इज केप्ट कांस्टेंट। और यहां से मैं लिख सकता हूं λ1 डिवाइड बाय λ2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ m2q2 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ m1q1, ठीक है। तो मैं वेवलेंथ का रेशियो जो है वो मालूम कर सकता हूं, ठीक है, ये याद रखिए। तो ये आपके पास अल्फा, अगर मैं लिख लूं प्रोटॉन और अल्फा, तो ये आपके पास बन जाएगा m अल्फा चार्ज ऑन अल्फा, m ऑन अ प्रोटॉन चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। तो आप इसमें पुट करें, आपके पास रेशियो आ जाएगा। अल्फा पे 2e चार्ज होता है और मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है। इसमें पुट करें, आपके पास रेशियो आ जाएगा। अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं जिससे आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसके साथ जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा, ठीक है। तो इसमें इसी किस्म की क्वेश्चन आपके पास पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। अगर दो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और सेम काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट हो रहा है, तो फिर किसका वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगा? तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, उसका वेवलेंथ कम होगा अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसी से ही आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को फॉर द फर्स्ट टाइम डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था, ठीक है। वेव नेचर
ऑफ पार्टिकल को उसने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था, डेविसन एंड जर्मन। उसने क्या इस्तेमाल किया था? इलेक्ट्रॉन बीम। क्रिस्टल कौन सा इस्तेमाल किया था? निकल क्रिस्टल। उसने पोटेंशियल कितने इस्तेमाल किया था? 54 वोल्ट है तकरीबन, उसने पोटेंशियल इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो डेविसन एंड जर्मन ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को पहली दफा एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था, और फिर दूसरी दफा थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया था न्यूट्रॉन लेकर। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अच्छा, इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम को इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो वो आपके पास होता है द मैटर वेव या द वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, द वेव नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, वो आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल होता है किस चीज का? जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ बुक में है, आप देख ले। एक होता है फिलामेंट। फिलामेंट इलेक्ट्रॉन गन होता है जो इलेक्ट्रॉन थर्मियोनिक इमिशन से प्रोड्यूस करता है। फिर एनोड होता है जिसको कंडेंसर भी कहा जाता है। एनोड, कंडेंसर भी इसको कहा जाता है। कंडेंसर का काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम को नैरो बनाना, लाइक लेजर बीम, तो कंडेंसर कहलाता है। वही कंडेंसर एनोड होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक लेंसेज होते हैं। जिस तरह आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंसेज और लेंसेज वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल लेंसेज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्नेटिक लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। मैग्नेटिक लेंसेज इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करते हैं स्पीशी पे या टारगेट पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक लेंसेज होते हैं। प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर का काम होता है ठीक है, उस जो शेड जो इमेज होता है उसको बेसिकली प्रोजेक्ट करना। ठीक है, और स्क्रीन होता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन वो स्क्रीन होता है जिसपे जब चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक होते हैं तो वो आपको लाइट देता है, तो उस पर आपको इमेज हासिल हो जाता है। ठीक है, बाकी याद रखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से कई गुना 1000 टाइम्स मोर है। ठीक है, और रेजोल्यूशन पावर में अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर लो, रेजोल्यूशन पावर, ठीक है, तो वो याद रखिए कोई भी डिवाइस हो, वो ऑप्टिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो, तो रेजोल्यूशन पावर वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको पता है वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल। तो रेजोल्यूशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ पोटेंशियल। जब आप पोटेंशियल को बढ़ाते हैं टू एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, तो रेजोल्यूशन पावर आपके पास जो है वो बढ़ता है। ठीक है, आप जब पोटेंशियल को बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए, तो रेजोल्यूशन पावर आपके पास जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप एक नजर उस पर डाल दें, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह नहीं होगा।